हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी में चैप्टर 3। और आप लोगों को बता दूं, इससे पहले जो है मैंने क्लास 6 की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करवा दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, पूरा चैप्टर वाइज हमने किया है। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, 7th, 8th के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को पूरे नोट्स मिलेंगे। और आप लोगों से मैंने एक चीज़ पूछा था कि आप लोग एक सजेशन दीजिएगा, आपका जो भी क्वेश्चन हो जरूर पूछा कीजिए। आप लोगों से मैंने एक सजेशन मांगा था कि आप लोगों को पढ़ना किस तरीके से, पीपीटी के थ्रू, जिसमें मैंने जो है समझाया है, मतलब पूरे एनसीईआरटी का टू दी पॉइंट्स में पूरा निचोड़ आप लोगों को दिया है। और अभी जो है बुक के थ्रू भी मैं पढ़ाती हूँ। तो आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आया था। देखिए, मैं इतनी मतलब पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को सिर्फ जो है यहाँ से अपने नोट्स बनाने हैं। अब ये मैं नहीं कहूँगी कि आप वीडियो देखिए और ऐसे ही मतलब कि याद कर लीजिए, नहीं, अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये नोट्स जो है आपको एट द एंड एग्जाम के टाइम पर आपके बहुत हेल्प करेंगे। आपको इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन में जो बहुत हेल्प मिलेगी। और आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको चीज़ें जो है जरूर अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पूरे एक एक चीज़ आप लोगों को करवा रही हूँ, पूरे टू दी पॉइंट्स में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पूरे पॉइंट्स आप लोगों को बताती हूँ। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, ऐसे बुक में अंडरलाइन करके बताऊँ या आप लोगों को पूरे नोट्स प्रोवाइड करूँ, जो भी तरीका है आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं और मेरा पढ़ाने का कोई बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, जो प्लेलिस्ट है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप जाके जो है देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अपने नोट्स जरूर साथ साथ में प्रिपेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आप CTET आप लोगों का पेपर 2 SST है और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में मैं पूरा एनसीईआरटी आप लोगों को उसका EVS है पूरा अच्छे से मैंने करवाया हुआ है। अभी भी उस पर मैं जो है प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। और लास्ट टाइम का अगर आप लोग पेपर देखें तो केवल आपको प्रीवियस ईयर से कोई काम नहीं चलेगा, कोई 2 चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पूरा एनसीईआरटी आपको बेसिक से अच्छे से पढ़ना होगा, और वो मैं जो है आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड लोगों को शेयर कर दीजिए, जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसलिए देखते हैं, देखिए, हमारी बदलती पृथ्वी, कहने का मतलब है जो पृथ्वी है वो लगातार जो है बदलती जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले आप समझिए, जो स्थल मंडल है अनेक प्लेटों में विभाजित है। अब ये सोचेंगे स्थल मंडल क्या है, जिसने पिछला वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसको तो अच्छे से पता होगा। स्थल मंडल जो है पृथ्वी का सबसे ठोस वाला भाग, मतलब जो चट्टानों से बना होता है। अगर मैं आप लोगों को पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को समझाया था, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ लीजिए। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो भूपरपट्टी होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा मेटल आता है, और उसके बाद जो है कोर आता है। ठीक है, और जो ऊपरपट्टी वाला एरिया है, मैंने बताया था कि ये प्रॉपर्टी और मेटल के ऊपरी वाला हिस्सा मिलकर जो है क्या बनता है, ये बनता है स्थल मंडल। ठीक है, तो आप यूँ समझिए, जो स्थल मंडली जो प्लेट है वो क्या है, भूपरपट्टी जो है, हमारी भूपरपट्टी अनेक छोटी बड़ी असमान जो है प्लेटों से बनी हुई है, जिस पर क्या है, महासागर और महाद्वीप इसी प्लेटों पर जो है ये हैं। तो महासागर और महाद्वीप जो है इसी प्लेटों पर है। ठीक है, लेकिन ये प्लेटें जो हैं हमेशा धीमी गति से चारों तरफ जो है घूमती रहती हैं। ये प्लेटें क्या है, हमेशा घूमती रहती हैं, और इन्हीं प्लेटों के घूमने के कारण जो है इनमें जो प्लेटों में अंतर आता जाता है, खिसकती जाती हैं प्लेटें, लेकिन ये अंतर दिखता नहीं है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो है कुछ मिलीमीटर घूमती है, मतलब जो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो पृथ्वी, ये क्यों होता है, पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, जो देखते हैं ना, जो ज्वालामुखी निकलता है, कहने का मतलब जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा होता है उसी की गति के कारण। अगर मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊं, इसको समझिएगा, अब आप लोगों को समझ में आएगा। जो हमारी पृथ्वी है, ये ऐसे समझिए कि हमारी, फॉर एग्जांपल, हमारी पृथ्वी जो है, जो 7 ये कॉन्टिनेंट है और ओशन है, ये जो है पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं उसी पर है। ठीक है, मान लीजिए कि ये 7 प्लेटें हैं। ठीक है, आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन्हीं प्लेटों पर ये प्लेटें हैं, ये पृथ्वी के अंदर। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो हमारा मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा में जब गति होती है तो उस गति के कारण जो है ये प्लेटों में टकराव उत्पन्न होता है। ये गति के कारण प्लेटें क्या एक दूसरे से टकराएंगी,
प्लेटें एक दूसरे के आसपास आएंगी तो ये जो है फिर टकराव के कारण जो है खिसकती जाती हैं तो ये इसमें जो है अंतर आता जाता है, लेकिन एक साल में बोला जाता है कि इसमें कुछ ही अंतर आता है मिलीमीटर के अराउंड। ठीक है। और दूसरी बात, जो ये परिवर्तन आता है पिघले हुए मैग्मा के कारण, और ये मैग्मा जो होता है ये वित्तीय रूप में घूमता है। अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप ये एनसीईआरटी का ही एक ये चीज़ है। देखिए, जैसे कि अगर मान लो कि आप स्टोव पर या किसी पर नीचे गर्म जो भी चीज़ है आप उसे रख कर ऊपर पतीला रख दें और उसमें जो है पेपर डाल दें। ठीक है। जब पानी आप देखेंगे गर्म हो जाएगा, जब उसमें बुलबुले आएंगे तो ये आप देखेंगे जो वो पानी जब घूमने लगता है तो उस पर जो आप जो पेपर के बॉल्स डालते हैं, पेपर डाल रहे हैं, वो भी घूमेगा। ठीक है। तो वो पेपर भी एक मतलब कि उस बॉल मतलब जितनी गर्माहट उसको मिलेगी वो गर्म पानी में वो भी घूमेगा, लेकिन जैसे ही पानी ठंडा होता है तो वो नीचे जाके बैठ जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है उसके कारण, पिघले हुए मैग्मा के कारण जो जब प्लेटें टकराती हैं तो उसमें भी जो है क्या आता है, वो एक दूसरे से टकराव के कारण जो है वो एक दूसरे से हटती जाती हैं, मतलब एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। तो ये, लेकिन ये परिवर्तन जो है आप लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, एक साल में कुछ मिलीमीटर होता है। कहा जाता है कि जो ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है, ये जो इंडिया है, इंडिया जो है ये साउथ अफ्रीका का पहले भाग था, लेकिन ये इससे जो है इससे टूटने के कारण इससे जो है ये अलग हो गया, ये वाला पार्ट जो है इससे जुड़ा हुआ था। कहने का मतलब इंडिया जो है साउथ अफ्रीका से लगा हुआ था और प्लेटों के टकराव के कारण जो है एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब ये धीरे 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 अलग होते हुए ये प्लेट जो है इससे जुदा हो गया, इससे अलग हो गया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये समझिएगा कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा है, उसके परिवर्तन के कारण, उसकी गति के कारण जो है हमारी ये प्लेटें टकराती हैं और इससे जो है हमारी पृथ्वी में जो है क्या आ रहा है, बदलाव देखने को मिलता है। और भी कई कारण हैं। तो चलिए पहले अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, तो प्लेटों की इसी गति के कारण यहाँ पे देखिए जो पिघला हुआ मैग्मा है एक वित्तीय रूप में घूमता है। ठीक है, आप लोगों को ये मैंने पूरा समझा दिया किस तरीके से वो घूमता है। प्लेट की इसी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे से आप लोगों को समझाऊँ। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, कोई अगर सजेशन हो वो भी दीजिएगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मतलब कि आप लोगों के जो डाउट है वो क्लियर कर सकूँ। तो प्लेट की इसी गति के कारण जो है पृथ्वी की सतह में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। पृथ्वी की गति को उन्हीं बलों के आधार पर जो है विभाजित किया गया है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये गति कर रही है तो किस बल के कारण, तो इसको दो बलों में विभाजित किया गया है। अब ये देखिए, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, कुछ बल है जो पृथ्वी के अंदर घटित होता है और कुछ जो है बाहर घटित होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के जो अंदर घटित होता है और कुछ जो है बाहर घटित होता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित मतलब एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बाहर जो बल घटित होता है उसे जो है बहिर्जनित एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पृथ्वी की गति को पृथ्वी में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो किसके कारण, प्लेटों की गति के कारण। प्लेटों की गति क्यों हो रही है, पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण। याद रखिएगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाता है तो एक एक चीज़ जो है आप लोग जो है नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, वैसे मैं अंडरलाइन कर दिया है, आप नोट्स अपने खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, चीज़ों को बस समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अंतर्जनित बल कभी कभी जो है आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि पृथ्वी की जो गतियाँ होती है, पृथ्वी के अंदर जो गति हो रही है, दो बलों में विभाजित किया गया है। एक अंतर्जनित बल, जो पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहा है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। जो पृथ्वी के बाहर जो बल लग रहा है उसे जो है क्या कहते हैं, जो मतलब पृथ्वी की सतह पर जो बल उत्पन्न होता है पृथ्वी के सतह पर, उसे जो है बहिर्जनित बल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर अंतर्जनित बल जो है याद रखिएगा आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है उससे जो है आकस्मिक, कई बार जो है अचानक जो है वो उससे गति उत्पन्न होती है, और उसी गति के कारण जो है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसी घटनाएं आपको प्राकृतिक आपदा देखने को मिलती है। तो आकस्मिक गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। किसके कारण, तो क्वेश्चन आता है कि किस बल के कारण जो है पृथ्वी पर जो है अत्यधिक हानि होती है। तो याद रखिएगा किस बल के कारण, अंतर्जनित बल के कारण। अंतर्जनित बल कभी कभी जो है आकस्मिक गति उत्पन्न कर देते हैं, मतलब कि अचानक बहुत तेज गति उत्पन्न कर देते हैं, और इन्हीं गति के कारण जो है अंतर्जनित बल के कारण जो है क्या, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसी जो आपदाएं आ जाती हैं।
जो बहिर्जनित बल है, इसको याद रखिएगा, बहिर्जनित बल के कारण जो है अपर्दन और निक्षेपण जैसी क्रिया होती है, जैसे कि नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, समुद्री तरंग के द्वारा, हिमनद के द्वारा। इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल CTET के लिए नहीं बल्कि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, देखिए NCERT सबके लिए मेन है, तब तो आप ये जो है अच्छे से इसको करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में आ गया कि पृथ्वी पे जो दो बल लगता है, एक अंतर्जनित बल और एक बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल के कारण जो आकस्मिक बल के कारण कौन प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और बहिर्जनित बल के कारण जो अपर्दन और निक्षेपण जैसी क्रिया होती है, जो किसके कारण, नदी, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद के द्वारा जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखिए, अब ज्वालामुखी की बात करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी हमारी भूपरपट्टी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है, जो भूपरपट्टी वाला भाग है। ठीक है, वहाँ पर खुला हुआ एक छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ, जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, वो अचानक से बाहर निकलने लगता है। जहाँ से बाहर निकलने लगता है, जो धुआं होता है जहाँ से निकलता है, उसे जो खुला हुआ भाग होता है, याद रखिएगा, उससे पूछा जाता है कि ज्वालामुखी का जो पृथ्वी के भूपरपट्टी पर खुला हुआ भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रेटर। ठीक है, उसके ऊपर जो धुआं निकलता है वो गैस व राख होती है। ठीक है, तो और ये निकास क्षेत्र देख रहे हैं आप, मेटल वाले क्षेत्र से जो है ये पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है, अचानक से ज्वालामुखी का रूप लेकर जो है ऊपर पट्टी से बाहर निकल जाता है। आगे देखिए, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे अब मैं बात करूँगी भूकंप की। वैसे इसको भूकंप पे मैं जो है अलग से आप लोगों को वीडियो बना के ये समझाने वाली हूँ, पूरा आप लोगों को एक एक चीज़ समझाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूकंप वाला। और मतलब ये चैप्टर में भूकंप से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत आते हैं, तो इस पर जो है मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ जो जनरल चीज़ें वो पहले समझिए, क्योंकि आप लोगों से तो NCERT पूछेगा CTET में। स्थल मंडलीय जो प्लेट है, ठीक है, स्थल मंडलीय प्लेट आप लोगों को बता दिया है। भूपरपट्टी पर अनेक छोटे बड़े असमान प्लेट, जिसपे जो है महासागर और महाद्वीप है। ठीक है, तो असमंडलीय प्लेट की जो गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। अब याद रखिएगा, जो पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है, पृथ्वी के भूमंडलीय प्लेटों की गति के कारण जो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, क्योंकि ये प्लेटें जब है आपस में गति करेंगी तो टकराएंगी, और टकराने के कारण जो है एक कंपन उत्पन्न होता है। तो ये कभी कंपन बहुत तेज होता है, ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। ठीक है, यह कंपन जो होता है पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, और इसी कंपन को क्या कहा जाता है? भूकंप। क्या कहते हैं? भूकंप। अब याद रखिएगा, भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ पे सबसे पहले कंपन आरंभ होता है। भूपरपट्टी पर सबसे नीचे वह स्थान जहाँ पे सबसे पहले कंपन आरंभ होता है, मतलब कि कंपन सबसे पहले जहाँ पे महसूस होता है, जहाँ पे सबसे पहले आरंभ होता है, उसको क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। क्वेश्चन आता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब उद्गम केंद्र के भू सतह पर, उद्गम केंद्र जहाँ पर है उसके भू सतह पर सबसे निकटतम स्थान को, उससे सबसे जो निकटतम स्थान होता है उसे कहा जाता है अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र जो है, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा। देखिए, अगर आप लोगों का ये उद्गम केंद्र है, ठीक है, ये उद्गम केंद्र सबसे पहले जहाँ पर कंपन महसूस हुआ, इसे कहा जाता है उद्गम केंद्र। और इसी से ठीक आप 90 डिग्री पर जो है सबसे उसके निकटतम स्थान जहाँ पे भू सतह पर सबसे ज़्यादा अधिकेंद्र के कंपन के बाहर की तरंगों में गमन करती है, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो देखिए, जो इसके 90 डिग्री पर जहाँ पे कंपन प्रारंभ होता है, उस उद्गम केंद्र से डायरेक्ट 90 डिग्री पर जो है अधिकेंद्र होता है। अधिकेंद्र जो है भू सतह पर उसके निकटतम सबसे स्थान होता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की तरंगों की ओर जो है गमन करने लगता है, और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है अधिकेंद्र के निकटतम भाग पर होता है, और अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूर होता जाएगा, वहाँ पे तीव्रता जो है धीरे धीरे क्या होती है? कम होती जाती है। तो सबसे पहले भूमंडलीय मतलब स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण जो है पृथ्वी की अंदर जो है जब प्लेटें टकराती हैं तो कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। सबसे पहले जहाँ पे कंपन होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर 90 डिग्री जहाँ पे बनता है कोण, वहाँ पे क्या होता है? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कंपन हमेशा जो है बाहर की ओर जो है गमन करता है, और अधिकेंद्र के पास वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा, वहाँ पे जो है क्या होगा? कंपन जो है धीमी गति महसूस होने लगेगी। ये तो था भूकंप के बारे में। लेकिन भूकंप से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो भूकंपीय जो तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक पी तरंगे होती हैं जिसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, एस तरंगे जिसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं,
एल तरंगे जिसे पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के बारे में एक एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। जब भूकंप वाला जो टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगी, और 1-2 दिन में जरूर कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनता है। आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, लेकिन क्वेश्चन जो है इससे इसका लेवल थोड़ा सा अप आता है, तो वो मैं कराऊंगी। बस जुड़े रहिए और अपने नोट्स तैयार करते रहिए, ताकि आप लोगों के अपने नोट्स से जो पढ़ेंगे तो अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। और मैं जो है आप लोगों की पूरी गाइड करूँगी, और इसका PDF जो है मैं उस पर टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। आगे देखिए भूकंप जो है, अब एक क्वेश्चन आता है, भूकंप किससे मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता कितना, उसके मतलब कि कितनी तीव्रता रहती है तो कितनी हानि होती है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। भूकंप की जो भविष्यवाणी संभव नहीं है, याद रखिएगा, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हम पहले से अगर तैयार रहें तो इससे जो है अपने बचाव कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना को अनुमान लगा लेते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजना देख के, जो सांप है वो धरातल पर आने लगते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं मतलब कि अंदर जो है कुछ ना कुछ चल रहा है, मतलब कि कोई आकस्मिक घटना होने वाली है। एक ये आप लोगों को एग्जाम्पल दे रखा है भूकंप का, भुज में जो भूकंप आया था उसके बारे में कि क्या हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें जो है मेन पॉइंट हमें देखना है। अब ये देखिए यहाँ पे भूकंप के मापने वाला यंत्र, तो वो कौन सा होता है, भूकंप लेखी। भूकंप मापने का यंत्र जो होता है भूकंप लेखी होता है, लेकिन भूकंप की तीव्रता जो मापता है वो रिएक्टर स्केल। याद रखिएगा, भूकंप मापन का यंत्र भूकंप लेखी होता है, लेकिन जो तीव्रता को मापता है वो रिएक्टर स्केल होता है। याद रखिएगा, जब तीव्रता 2.0 होती है तो बहुत ही कम होती है, इसका प्रभाव ना के बराबर होता है। लेकिन भूकंप की तीव्रता अगर 5 होती है तो वस्तुएं जो है हिलने डुलने लगती हैं, गिरने लगती हैं। 6 होती है तो इससे अत्यधिक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तीव्रता 7 होने पर अत्यधिक तबाही, मतलब अत्यधिक ज़्यादा मतलब तबाही हो जाती है, मतलब हो सकती है। ठीक है, अब भूकंप से बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में, इससे भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुरक्षित स्थान जैसे रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में आपको छिप जाना चाहिए। किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण, तस्वीर, इनसे आपको दूर रहना चाहिए। पहले से तैयार रहें, कैसे अपने दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं। आपदा का सामना विश्वास से आप लोगों को करना चाहिए, भगदड़ नहीं ऐसे में मचाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है पता है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बहिर्जनित आप लोगों ने इंडोजनित आपने एक देखा था, और एक जो है कौन सा बल है, बहिर्जनित बल। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह पर जो घटनाएं घटती हैं तो उससे जो है अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया देखने को मिलती है, उससे जो है अस्लाकृतियों का निर्माण होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो समझिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों को जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और लोगों को हेल्प मिल सके। और कैसा रहा, कैसे समझ में आ रहा है, इससे भी रिलेटेड जो भी आप लोगों का सजेशन है जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले। ठीक है, देखिए अपर्दन, अस्लाकृतियों का निर्माण अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों से होता है, मतलब अपर्दन और निक्षेपण 2 प्रक्रमों से जो है ये होता है। पृथ्वी की सतह पर शैल के टूटने से, अगर कोई पृथ्वी का कोई मतलब शैल है, कोई पहाड़ है, उसके टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, और भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन कहने का मतलब है वहाँ से जो है किसका मिट्टी का कटाव होता है, वहाँ से जमीन की कटाव होता है, तो ये किसके द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा भी, पवन के द्वारा भी, हिमनद के द्वारा भी, और इसी के द्वारा भी जो निक्षेपण भी होता है। ठीक है, वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो इसके फलस्वरूप जो है निक्षेपित होता है। मतलब कि वायु, जल के द्वारा जो कोई पदार्थ है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर इकट्ठा करना, वो क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। अपर्दन क्या कहलाता है, क्षय होने की क्रिया को, मतलब कि कटने की क्रिया को अपर्दन कहा जाता है, और जो कि आपके जल, पवन, हिम से हो सकता है, और वायु, जल के द्वारा जो है अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित करने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो अपर्दन और निक्षेपण से ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अस्ताकृतियों का निर्माण करता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं नदी की बात करूं तो नदी से अपर्दन और निक्षेपण इसका देखते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। आप लोगों को सबसे पहले अपर्दन और निक्षेपण ये तो क्लियर हो गया ना, अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, अपर्दन और निक्षेपण जो है, क्योंकि ये बहुत ही इससे क्वेश्चन आता है, निक्षेपण। ठीक है, अपर्दन, निक्षेपण, इसी के द्वारा अस्लाकृति का निर्माण होता है। अपर्दन क्या होता है,
अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, निक्षेपण नहीं समझ आया तो दोबारा मैं समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं बता चुकी हूँ। अब हम चलते हैं नदी के कार्य पे। ठीक है, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। अगर नदी का जल, क्योंकि नदी का जल जो है आप देखेंगे कहाँ से बहते बहते आता है, पहाड़ों से टकराते टकराते वो अपने साथ कितने सारे मिट्टी पत्थर ये सब जो है बहुत बड़े बड़े जो है पत्थरों को लेकर आगे अपर्दन करते हुए, मतलब कि काटते हुए जो है आगे बढ़ते जाता है। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का जो है, भूमि का किसका अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर, मतलब बड़े बड़े शैल खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे क्या कहते हैं, जल प्रपात। ठीक है, जब खड़े ढाल से नीचे गिरती है तो उसे क्या कहा जाता है, जल प्रपात। ठीक है, तो ये अपने साथ जो है क्या लेकर आती है, कठोर पत्थर लेकर आती है, खड़े ढाल से गिरती है तो अपने साथ जो है मिट्टी का कटाव लेकर आती है। तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि प्रपात क्या होता है। अब इससे एक चीज़ और समझ लीजिए, जलप्रपात से ये भी क्लियर कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। विश्व में बहुत सारे जलप्रपात है, लेकिन सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में। उसका नाम क्या है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है एंजल जलप्रपात। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में के वेनेजुएला, जिसका नाम क्या है, एंजल जलप्रपात। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में एक जलप्रपात है, उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा वाला क्षेत्र है वहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात। उत्तरी अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नदी से रिलेटेड जो आता है, एक मिनट, हाँ, नदी जब जो है ऊपर से पहाड़ों से टकराते हुए नीचे की ओर आती है, तो जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, जब नदी एकदम मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो अनेक मोड़ लेते हुए आगे बहती जाती है। नदी के इन्हीं मोड़ों को जो है विसर्प कहा जाता है। जैसे ये जब नदी आप आती है मैदानी क्षेत्र में तो इस तरीके से मुड़ते आती है, और इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, विसर्प। इसके बाद जो है विसर्पों के किनारे पर लगातार जो है आप देखेंगे अपर्दन और निक्षेपण होता रहता है, मतलब कहीं से मिट्टी का कटाव हो रहा है तो कहीं पर वो निक्षेपित हो रहा है। तो अपर्दन निक्षेपण जो है इनके होने पर जो है विसर्प के वाले क्षेत्र में जो है शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ जो है विसर्प लूप नदी से जो है अलग हो जाते हैं। कई बार जो है ये किससे, लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील का निर्माण कर लेते हैं, जैसे कि एक चाप झील इसी का उदाहरण है। चाप झील किसका, लूप का उदाहरण है। ठीक है, तो चाप झील जो है विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और ये किसका निर्माण करते हैं, चाप झील। ठीक है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में जो है क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों में निकटवर्ती क्षेत्रों में जो है आप देखेंगे कि महीन मिट्टी अन्य पदार्थों का जो है निक्षेपण कर देती है। ऐसे में मिट्टी वो पदार्थ जो है, मिट्टी के पदार्थ को अवसाद कहते हैं, और वो मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि उर्वरक हो जाती है, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब वो मिट्टी पूरी चेंज हो जाती है। यहाँ पे फसल अगर आप कहें वैसे तो उसके किनारे पर फसल बाढ़ आती रहती है तो नहीं हो पाएगी, लेकिन वो मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी होती है फसलों के लिए। ठीक है, इससे समतल उपजाऊ, इसलिए उसे उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण बोला जाता है। बाढ़कृत उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है अवसादों का जमाव हो जाता है, वो मिट्टी नई हो जाती है। ठीक है, नदी के उत्थित तटों के तट जो मतलब थोड़े ऊंचे उठे उठे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तटबंध। ठीक है, जैसे कि ये वाले जो भाग हैं इसे जो है क्या कहा जाता है, तटबंध। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी जो है का प्रवाह जो है बहुत धीमा होता है मैदानी क्षेत्रों में, तो इस तरीके से बहुत तेजी से विसर्प का निर्माण करती है जहाँ पे अपर्दन निक्षेपण की क्रिया होती है। फिर ये विसर्प जो है कई बार क्या होता है, समय के साथ विसर्प लूप नदी से अलग हो जाता है। विसर्प जो है, जो ये विसर्प है ये जो है इन लूप से अलग हो जाता है तो एक झील का निर्माण करता है। ये झील जो है इसको जैसे चाप झील इसी का उदाहरण है। ठीक है, और इन्हीं के कारण कभी निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। और समतल मैदान जो है, इसीलिए जो समतल मैदान में जहाँ पे ये अपने अपर्दन और निक्षेपण मतलब अवसाद एक जगह इकट्ठा करते हैं उस स्थान को जो है समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान कहा जाता है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के जो साइड वाले क्षेत्र हैं उसे तटबंध कहा जाता है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते जो इसका प्रवाह होता है वो बहुत धीमा हो जाता है, इसलिए नदी जो है अनेक धाराओं में विभाजित होती है। मतलब कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते ये कई भागों में जो है मतलब कई धाराओं में विभाजित होती है, जिसे वितरिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। ये देखिएगा,
जब ये मुख्य नदी है, जैसे जैसे ये समुद्र की ओर पहुँच रही है तो ये कई भागों में आप देख सकते हैं ये विभाजित हो जाती है। इसी भाग को क्या कहा जाता है? वितरिका। ठीक है, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए हुए मलबा हो, निक्षेपण हो, वहीं पर निक्षेपित कर दे, मलबा का जो है निक्षेपण कर देती है। और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। ठीक है, सभी मुहानों पर जो है अवसादों का संग्रह होता है, मतलब निक्षेपण होता है, जिसमें डेल्टा का निर्माण होता है। कहाँ पर अब निर्माण होता है ये आपसे पूछा जाए तो ये निक्षेपण कहाँ पे? वितरिका। जो वितरिका कई भागों में से कई भागों में बढ़ जाती है। नदी इतनी धीमी गति हो जाती है कि अपने साथ जो है मलबों का निक्षेपण करने लगती है और वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। ठीक है, वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों पर जो है अवसादों का निक्षेपण हो जाता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और सबसे लंबी। बड़ी नदी अमेजन नदी है, लंबी नदी तो लंबी नदी जो है नील नदी है। ठीक है, और अब हम चलते हैं समुद्री तरंगों। इसके द्वारा जो कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है इसको भी समझ लीजिए। हाँ, समुद्री तरंग के कार्य क्या है? समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। ठीक है, समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं। जो समुद्री तरंगे उठती हैं तो ये किससे? पत्थरों से, शैलों से टकराती हैं, जिससे दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ साथ ये दरारें जो है चौड़ी बड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण जो है समुद्री गुफा का निर्माण होने लगता है। ये देख सकते हैं इन गुफाओं के बड़े होते होते एक तटीय मेहराब, मतलब कि जो आर पार दिखाई देने लगता है तो उसे तटीय मेहराब बोलते हैं। कई बार जो है ये इतना, मतलब कि इतना जब टकराती है तो ये कट के अलग हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? स्टैक कहा जाता है। ठीक है, स्टैक कहा जाता है। दीवार तोड़कर इन आकृतियों को जो है अलग हो जाती है तो उसे स्टैक कहा जाता है। समुद्री जल के ऊपर, अब अगर चित्र के द्वारा जो समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। जो समुद्र, दोबारा से समझा देती हूँ समुद्री तरंगों के कार्य। हाँ, देखिए जो समुद्री तरंगे हैं इनसे अपरदन और निक्षेपण के कारण जो है तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। तटीय स्थलाकृतियां कौन सी स्थलाकृतियां? तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंग के लगातार शैलों से जो है टकराती रहती हैं, जिससे दरारें विकसित होती हैं। आप देख सकते हैं इससे दरारें विकसित होती हैं और समय के साथ साथ जो ये दरारें छोटी बड़ी, मतलब छोटी बड़ी बड़ी होते होते और बड़ी हो जाती हैं, ये होती है, इसे समुद्री गुफा कहते हैं। जब ये दरारें आर पार दिखाई देने लगता है तो उसे जो है तटीय मेहराब कहते हैं। और कई बार जो है ये इन्हीं समुद्री तरंगों के कारण जो है ये तटीय मेहराब, ये जो है पत्थर एक इससे अलग जब हो जाता है तो उससे जो क्या कहते हैं? स्टैक। दीवार जैसी स्थलाकृति, जब दीवार जैसी इन आकृतियों को जो क्या कहा जाता है? स्टैक कहा जाता है, जब वो अलग हो जाती है। ठीक है, अपरदन के कारण जो है वो तोड़ देती हैं। लगातार अपरदन होते रहता है, अपरदन होते रहता था, अपरदन छत को भी तोड़ देती हैं, केवल दीवारें बचती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग, समुद्री जो जल है उसके ऊर्ध्वाधर उठे हुए होते हैं। ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहा जाता है? ऊंचे शैलीय तटे जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समुद्र भृगु। समुद्र भृगु समुद्री तरंगे किनारों पर अवसादों का जमाव कर समुद्री पुलीन का निर्माण करते हैं। पुलीन, ठीक है, समुद्री तरंगे जो है किनारों पर जो है अवसादों का जमाव करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पुलीन। तो ये समुद्र के बारे में था। अब हिमनद का देख लेते हैं। हिमनद मतलब जो बर्फ वाली नदियाँ होती हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की जो नदियाँ होती हैं, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को जो है अपरदित करती जाती हैं, अपरदित कर देती हैं। और गोलाश्मी जो मिट्टी होती हैं, जो मोटे मोटे गोलाश्मी मिट्टी होती है, पत्थरों के भूदृश्य का जो है पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करते जाती हैं। और हिमनद गहरे गर्तों में, जो हिमनद है वो गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के पिघलने से उन गर्तों में जो है क्या भर जाता है? जल। पर्वतीय क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा जब बर्फ पिघलता है तो गर्तों का निर्माण होता है और उसमें जल भर जाता है और इन्हें क्या बोला जाता है? झील बोला जाता है, समुद्री झील कहने लगते हैं। ये हिमनद के द्वारा जो है लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते जाते हैं और ये निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये याद रखिएगा कि जो हिमनद है अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को जो है अपरदित कर देती है, काट देती हैं। और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों के भूदृश्य का जब अपरदन कर देती हैं तो हिमनद में कई बार क्या होता है? गर्तों का निर्माण हो जाता है। इसमें पानी जब भर जाता है तो वो झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम पवन के बारे में पढ़ते हैं। इससे जो है पवन का, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। बस आप जुड़े रहिए तो आप लोगों को चीज़ें समझ में अच्छे से, देखिए थोड़ा थोड़ा अगर देखते भी रहेंगे ना तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और एक दिन में एक चैप्टर हो रहा था, उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारण है। जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पे पवनों के कारण जो है अपर्दन और निक्षेपण होता है, क्योंकि रेगिस्तान में जब हवा चलेगी तो उसी के कारण जो है जो रेत का कटाव होगा, कहीं ना कहीं जाके वो निक्षेपित होता है। ठीक है, रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शेल देख सकते हैं। छत्रक आकार के जो है इस तरीके से छतरी टाइप का जो है शेल दिखता है, जिन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है, छत्रक शेल कहते हैं। पवन शेल के ऊपरी वाला भाग, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, उसे जो है अपेक्षा निचले वाले भाग को आसानी से काटते हैं। जो हवा होती है, पवन होता है, वो शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा जो नीचे वाला भाग होता है उसे जो है आसानी से काटती चली जाती है। पवन चलने पर या अपने साथ जो है, पवन जब चलता है तो अपने साथ रेत के को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर नीचे गिर जाता है और छोटी पहाड़ी जैसा बना लेता है, जिसे बालू का टिब्बा कहते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पवन चलने पर जब एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है और पवन का बहाव जब रुकता है तो किस स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो बालू टिब्बे का। ठीक है, जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है और उन्हें ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, लोयस। चीन का सबसे बड़ा लोयस जो होता है, चीन में विशाल लोयस जो है निक्षेप पाया जाता है। तो सबसे विशाल लोयस कहाँ पर है, चीन में, याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। कोई सजेशन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है जरूर पूछिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर पसंद आए, लगता है कि समझ में आया है, सही से आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से बस कीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, जरूर क्लियर होगा।